कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा वाटर में, इसका देखिए केएच का वैल्यू सबसे कम है तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा बी। उसके बाद बी के बाद कौन हो जाएगा सी, और सबसे कम सोल्यूबल कौन होगा ए। तो ये आपका सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा तीनों गैसेस का इन वाटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, हेनरीज पे ही है। अभी जो फंडा बताया था उसी फंडे पर करना है इसको, एक बार ट्राई करो आप लोग इसको। देखो के एच का वैल्यू दिया हुआ है, सबका सॉल्युबिलिटी पूछा है। क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी होता है, जो अपना सॉल्युबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, के एच के। ये ठीक है। अब जिसका वैल्यू सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तो आप लोग बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, तो HCHO का सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। उसके बाद कौन सा वैल्यू छोटा है, देखो यहां पर, इसके बाद मीथेन का है CH4 का, तो इसकी सॉल्युबिलिटी उसके बाद होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा, देखो यहां पर CO2 का है तो फिर CO2 का हो जाएगा। और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसका हो जाएगा, आर्गन का है, आर्गन गैस का। तो ये अपना सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा SCHO का, फिर उसका CH4 का, फिर CO2 का, और सबसे कम आर्गन का। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसको आप लोग को अच्छे समझ के रखना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या बोलता है यहां पर, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट। तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के चेंज होने पर उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, and do not depends on the nature of the solute. So solute particle are called as the colligative property. ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के चेंज होने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है यहां पर नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ाओगे तो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस, अगर आप क्या करते हो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ाओगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स बढ़ाओगे तब भी इंक्रीज कर जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे सॉल्यूट का तब भी चेंज कर जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इन सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहां पर चार टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, जिसको RLVP भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी बोलते हैं आप सॉल्वेंट। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, और उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई और पी। तो ध्यान क्या रखना है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के चेंज होने पर चेंज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होंगे, बढ़ाओगे घटाओगे तो इनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज कर जाएगा। ठीक, सो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द प्योर सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर दिए प्योर सॉल्वेंट में जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, जिसके वेपर्स नहीं बनते, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर्ड। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का वो भी डिक्रीज कर जाएगा, उसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे। इट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द
प्योर सॉल्वेंट। तो क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा वेपर प्रेशर होंगे तो हमेशा सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा प्योर वाले से। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि पी नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन पी। ये पी नॉट क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, या बोल दो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां पे डेल्टा पी निकालू, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट माइनस में पी। और ये जो डेल्टा पी आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान रखना, ये कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। ओके, तो यहां से हम लोग इस वैल्यू को ओपन कर सकते हैं। इसको अगर ओपन करूं तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस में पी नॉट इंटू में एक्स। ठीक है, यहां पे एक्स बी लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ए यहां पर सॉल्वेंट के लिए, तो यहां पर इसको हम लोग इस तरीके से ए लिख देंगे, और यहां से कॉमन ले सकते हैं पी नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और ये हो जाएगा पी नॉट इंटू में एक्स बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये अपना आ जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी आ जाएगा। ठीक है, सो यहां से हम लोग अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो अपना डेल्टा पी होता है उसमें पी नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब दोनों साइड अगर आप क्या करते हो, पी नॉट से डिवाइड करोगे तो ये पी नॉट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, एक्स बी बचेगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ बी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है, बराबर होता है जो इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसको आप ओपन भी कर सकते हो, यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ये वाला फार्मूला ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। ओके, अब वहीं पर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर जो अपना जो वैल्यू होगा, ये वाला, यहां पर ये जो वैल्यू होगा N2 का काफी कम होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे बहुत ही कम होंगे कंपेयर टू सॉल्वेंट के। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि N2 डिवाइड बाय N1। ठीक है, और यहां से इसको ओपन करोगे तो ये W2 इंटू में M1, ये W क्या है यहाँ पर, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, डिवाइड बाय यहाँ पर M2 क्या है, यहाँ पर M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और M1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और W क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर वही चीजें दिया गया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, W1 वेट ऑफ द सॉल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, W2 वेट ऑफ द सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट आता है अपना जो काफी इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो वेपर प्रेशर जो होता है उसको हम लोग पीछे दिखाएंगे, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट को हमेशा पी नॉट से दिखाना है, ध्यान रखना है, इन विच द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टीबी नॉट। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, जैसे आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था और आपने बाहर से उसमें ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट के ऐड करने से क्या होगा, जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। पहले प्योर सॉल्वेंट था, अब उसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ गए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो अपना सॉल्यूशन होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टीबी लिखेंगे, सॉल्यूशन बना, और जो प्योर अपना सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग लिखेंगे टी नॉट बी। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी, तो किसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी के बराबर होगा, जहां पे डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डेल्टा टीबी होता है इसको हम लोग बोलते हैं
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें टेम्परेचर में क्या हो गया, एलिवेट कर गया। क्यों एलिवेट कर गया? क्योंकि हम लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहां पर अपना एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना है कि फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से बोल सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो डेल्टा टीबी इक्वल टू बन जाता है केबी इनटू में मोलैलिटी एम। ठीक है, तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को ध्यान रखना है और इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहां पर जो m है ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। ठीक है, मोलैलिटी का फार्मूला आपको पता होगा। यहां पे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोल गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू में 100 डिवाइड बाय ये ग्राम में अपना क्या है, ये कैपिटल W है, ये क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पे ये बातें ध्यान रखना है। इसको आप बोल सकते हो सॉल्यूट वालों को W2 लिख सकते हो इसको और सॉल्वेंट वाले को W1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को M2 बोल दो और मास ऑफ द सॉल्यूट को W2 बोल दो, मास ऑफ द सॉल्वेंट को W1 बोल दो। ठीक है, जहां पे मोलरिटी M क्या है, मोलरिटी है, और KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान रखना ये जो अपना KB होता है इसको बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है जिसपे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, और वहीं पर अगर आपसे पूछे कि टीबी इक्वल टू क्या होगा तो इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी नॉट बी प्लस में डेल्टा टीबी। तो जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ऐड कर दीजिए तो यहां पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला एक होता है इन द टर्म ऑफ द, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में विथ केबी के साथ। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी जो हम लोग पढ़े कॉन्सेप्ट उसी के बेसिस पर है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर सॉल्यूट के मास को मैं WB बोल देता हूं। कितना दिया हुआ है, 6.5 ग्राम है। ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पर जो अपना सॉल्वेंट है उसका भी मास दे दिया है, WA इक्वल टू बोल देता हूं कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, एंड वाटर इज 732 mm ऑफ Hg। ये अपना पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन का, इसको मैं बोल देता हूं P, सॉल्यूशन का PS लिख देता हूं। ये कितना हो जाएगा, 732 mm Hg। ये अपना पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है और यहां पर KB का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, KB का वैल्यू क्या है, 0.52। तो पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमको निकालना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ओके, ये पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक, अच्छा यहां पे अगर हम लोग बात करें जो अपना सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें P नॉट जो प्योर सॉल्वेंट है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा। तो ये सारे वैल्यू का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े थे, तो P नॉट इनटू में क्या होता है PS। यहां पर PS लिख दो या P लिख दो। ठीक है, इसको आप चाहो तो ये प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है PS डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, P नॉट हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में क्वेश्चन में
इसको सॉल्व करना है। क्या होता है ये डाइल्यूट के लिए क्या होता है N2 डिवाइड बाई N1। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सो यहां पर देखो पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 760। पीएस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 732। पी नॉट कितना है 760 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। N2 डिवाइड बाई क्या होता है N1 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो अपना सॉल्यूट है इसके मोल्स निकालेंगे, और यहां पर जो अपना N1 क्या होगा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 100, मोलर मास कितना होगा 18 होगा वाटर का। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से अपना N2 का वैल्यू निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएंगे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आता है, ये वैल्यू आता है आपका, यहां पर लिख देता हूं। N2 का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.206। इतने मोल्स ऑफ N2 सॉल्यूट के इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। 46 यहां पर 46 कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग अपना डेल्टा टीवी निकालेंगे। क्या होता है केबी इंटू में मोलैलिटी, केबी इंटू में मोलैलिटी। तो इसको ओपन कर लीजिए फार्मूले को मोलैलिटी के, तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू में 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट मोल सॉल्यूट का, और ये वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहां पे रखिए, कैलकुलेट कीजिए। तो केवी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.52, एन का वैल्यू कितना निकाले 0.204, और यहां पे 1000 रहेगा 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 है, देखिए यहां पर 100 दिया हुआ है। अब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इस पूरे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.06 आता है। ठीक, और यहां पर जो अपना डेल्टा टीबी होता है क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू में कितना है 1.06 है। और हमको पता है कि जो अपना प्योर सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यहां पे अगर मैं बोलूं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे 100 प्लस में 1.06 कितना आ जाएगा 100.06, ये अपना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 है तो 101.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपना वैल्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा 06 है तो यहाँ पे 06 कर देंगे, इतना 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सब्सटेंस ऑफ द लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। उसको, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, सॉलिड एंड लिक्विड विल बी द इक्विलिब्रियम। उस केस में क्या होगा, सॉलिड इक्विलिब्रियम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो इस केस में क्या होगा कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाता है। तो इस केस में जो अपना टीएफ नॉट होगा प्योर सॉल्वेंट का, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, टीएफ से। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्रिएट करने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जा रहा है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा टीएफ निकालूं तो क्या हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। तो ये अपना क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा टी एफ का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो वैल्यू है डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो यहां पे हम लोग अगर बात करें तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो अपना डेल्टा टी एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो इसका यूज करके हम लोग जो अपना डेल्टा टीएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहां से केएफ आ जाएगा अपना। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहां से डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाए केएफ इनटू में एम। ठीक, यहाँ पे एम क्या है, मोलैलिटी है,
ये क्या है अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा टीएफ हो गया, ठीक। और इस तरीके से ये अपना इसको ओपन कर देंगे मोलालिटी को, तो ये हो गया अपना मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट, और ये 1000 से डिवाइड कर दिए तो यहां पर जो मास रहेगा वो ग्राम में रहेगा, ठीक है। और इस फार्मूले का भी यूज करके अगर आपका डेल्टा एच नॉट फ्यूजन दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तब इसका यूज करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसको ट्राई कीजिए। ये कुछ फार्मूले हैं जिसको केवल ध्यान रखना है, इसे ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला ध्यान रखना है, इन दो फार्मूले को ओपन इसको ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का वैल्यू दिया हुआ है बेंजीन के लिए, ठीक। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी का वैल्यू दिया हुआ है कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन द बेंजीन, ठीक। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है डेल्टा टीएफ क्या होगा, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू में क्या होता है केएफ इनटू में मोलैलिटी एम होता है। अब यहां पे देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.12, और मोलैलिटी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना है 0.078। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे अपना आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा टीएफ का वैल्यू, ये अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। तब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना केल्विन में आता है 0.40 केल्विन, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि अगर मोलैलिटी को हम लोग चेंज कर दें, उसको डबल कर दें, तो उसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का वैल्यू होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि जो केएफ होता है वो हर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, वो आप अगर मोलैलिटी को चेंज करोगे तो उसके चेंज होने से आपका केएफ का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो हर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का फिक्स होता है। तो यहां पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट अनचेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज द डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाता है, ठीक है, और फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ जाता है, किसमें ऑस्मोसिस में। जैसे यहां पर देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहां पर जैसे प्योर सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे हैं, या बोलो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे कम होंगे, तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल नंबर ऑफ पार्टिकल की ओर मूव करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। जैसे यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट से लिक्विड में यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका पार्टिकल का डिफ्यूजन हो रहा है। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं जिससे होकर पार्टिकल्स पास करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर बोल रहा है कि एक्सटर्नल नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए यहां पर अगर मैं इसको इस तरह डायग्राम से समझे तो जैसे ये अपना कंटेनर हो गया, इसके बीच में मैंने यहां पे लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया एसपीएम, ये एसपीएम लगा दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या फिल कर दिया प्योर सॉल्वेंट को फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया प्योर सॉल्वेंट को मैंने फिल कर दिया, और इधर साइड मैंने क्या किया सॉल्यूशन को फिल कर दिया। तो ये अपना पहला जो बॉक्स है इसको ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, तो यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूट की ओर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। और या तो आप इसको बोल सकते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर माइग्रेशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
अब हम लोग अगर क्या करते हैं, यहां पे जो प्योर सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस हो रहा है सॉल्यूशन की ओर, अगर मैं इसको यहां पर क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर इसको रोक देता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, इस तरीके से कुछ प्रेशर लगाकर, बाहर से यहां से कुछ प्रेशर लगाकर, जब इधर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये एक समय आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें जो प्रेशर लगाने पर जो रिवर्स होगा उसी को बोलते हैं कि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर रहे हैं। यहां पे जो प्रेशर लगाने पर जो प्रेशर आता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से इंडिकेट करते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पर जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे क्या होता है, जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है सॉल्यूशन की तरफ वो रुक जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इन द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ध्यान रखना है, जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ओपी लिख देता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, सी, इसको हम लोग सी लिख देते हैं। तो यहां पे बोल सकते हैं कि जो पाई होता है वो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो अपना यहां पर जो आता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आर आता है, तो इसको हम लोग सी आर टी बोलते हैं, सी आर टी, ये फार्मूला निकल के आपका आता है। यहां पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है अपना टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑस्मोसिस के लिए। ओके, तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, अगर मैं इसके बीच में ग्राफ बनाता हूं, किसके बीच में, पाई और सी के बीच में ग्राफ बनाता हूं, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो किसके बराबर होगा, पाई और सी के बीच में बना रहा हूं, तो यहां पर ये आर टी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर में ये फार्मूला हम लोग डिफाइन कर लिए, फार्मूला आ गया। हाँ, अब यहां पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए स्लोप, ये देखिए आपका 2024 में आया था, बोल रहा है कि प्लॉट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिवन स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग पीछे देखे थे स्लोप को, जो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो स्लोप का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2573। अभी पीछे दिखे थे, इसका जो स्लोप होता है किसके बराबर होता है, आरटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आरटी के बराबर होता है। तो यहां पे अगर आर का वैल्यू रखेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, यहां पे अगर हम देखें तो 2573 इक्वल टू में 0.083 इंटू में टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपना टेम्परेचर निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.083। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना निकल के आता है, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 310 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो क्या करना है यहां पर, अगर तो इसको 310 को 273 में माइनस कर दो तो अपना डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाएगा, और ये कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए 2021 में आया था। फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। वहीं पर 10 ग्राम ऑफ यूरिया को डिसॉल्व करते हैं 250 ml ऑफ वाटर में, और हम लोग क्या करते हैं 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज लेते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बोल रहा है कि बताइए कि राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा तीनों के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीआरटी। क्या होता है, सीआरटी होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको ओपन करूं, यहां पे सी क्या है, मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहां पर पाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहां पे सी का वैल्यू ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे इसको ओपन करूंगा तो W बाई एम इंटू में 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml।
तो इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर मास के क्या होता है, सॉल्यूट के मोलिकुलर मास के, मोलर मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर बात करें तो मोलर मास सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ग्लूकोज का, और यहां पर क्या है, सुक्रोज। तो अगर मैं इसको देखिए, ये कौन सा है, P3 है, तो P3 वाले में, P3 वाले का जो मोलर मास होगा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद किसका होगा, ग्लूकोज का होगा P1, और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, P2। तो ये ऑर्डर कौन सा है, मोलर मास का ऑर्डर है, ये आपका मोलर मास का ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर का। तो P2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर P1 का, फिर उसके बाद P3 का। तो ये आपका ऑर्डर जो आएगा, ये आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर P2 का होगा, P1 का होगा, फिर P3 का होगा। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा P2, फिर P1, फिर P3 का। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जब आपके दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशन को लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉल्ड एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पाई 1 इक्वल टू हो जाता है पाई 2, ठीक। दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इक्वल हो जाता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं C1RT इक्वल टू में C2RT। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और वहीं पे अगर पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, तो इसको हम लोग पाई 1 को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और वहीं पर पाई 2 को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि यहां पर उससे एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। तो मास ऑफ द ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ, इसके साथ सॉल्यूशन के साथ यूरिया के साथ। तो बोल रहा है कि यहां पर हमको बताना है, मास बताना है, ठीक है, मोलर मास बताना है। ठीक, तो मास बताना है ग्लूकोज का, कितना जरूरत पड़ेगा इसका, इसके मास का। ट्राई कीजिए इसको। तो यहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बताया अभी कि पाई 1 इक्वल टू क्या होगा, पाई 2 होगा। दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इक्वल हो जाएगा। बताइए, सही है। अब यहां से मैं इसको ओपन करूंगा तो C1RT लिख सकता हूं इक्वल टू में C2RT। तो यहां से RT RT कट जाएगा, C1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको ओपन करूं तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पे अपना इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा M डिवाइड बाई W इंटू में यहां पे क्या कर देंगे, देखिए यहां पर अपना वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, तो यहां पर डिवाइड बाई V। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको 1 1 और 1 बोल देता हूं। दूसरे में M2 डिवाइड बाई W2 इंटू में 1 बाई V2 कर देता हूं। और यहां पे ये पहला वाला ग्लूकोज का है, और दूसरा वाला जो लिखा है ये किसके लिए है, यूरिया के लिए। ठीक, अब वैल्यू रखना है और कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब यहां से M1 निकालना है हमको, तो इसको मैं M1 लिख देता हूं। W1 का वैल्यू देखिए यहां पर दिया हुआ है, कितना इसका मोलर मास, कितना ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है W, जो कि क्या होता है मोलर मास। अच्छा, मोलर मास को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का 180 हो जाएगा, और वॉल्यूम 1 लीटर। और इसका देखिए, इसका मास दिया हुआ है 15, तो इसको 15 रख दीजिए गिवन मास। और इसका जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, यूरिया का
कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इनटू में 1/1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना फाइनल वैल्यू निकल के आता है, ये M1 का वैल्यू जो निकल के आता है, मास ऑफ द ग्लूकोज कितना निकल के आता है 45 ग्राम, 45 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल कर लेंगे और फिर उसके बाद वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं और काफी सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर में जैसे कि कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो कि अपना सॉल्वेंट में जाने पर डिसोसिएट हो जाते हैं। जो सॉल्यूट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जो नहीं डिसोसिएट होते हैं उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट, एक एक्सपेरिमेंटल और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है और एक कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग आई बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर आई इज ए इक्वेशन टू इक्वलाइज द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। तो आई का वैल्यू क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको हम लोग इस तरीके से भी ये वाला यूज करते हैं, ऑस्मोटिक ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड बाय कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई बोलते हैं। ओके, और वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें क्या रिलेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए हम लोग जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विच गो डिसोसिएशन, जहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो जैसे ये अपना एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हुआ, डिसोसिएशन होगा, ये एन पार्टिकल में टूट गया, एन पार्टिकल में टूट गया। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको ए एन लिख देता हूं कि इतने पार्टिकल में ये टूट गया, एन ए लिख देता हूं इसको, इतने पार्टिकल में ये पार्टिकल में टूट गया, डिसोसिएशन हो गया। तो इनिशियल में 1 मोल था, ये 0 था, आफ्टर द टाइम 1 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये एन अल्फा बन जाएगा। ठीक, तो यहां पे आई क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल ये जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने से पहले कितने मोल्स थे, 1 पार्टिकल था, तो इसको डिवाइड बाय 1 कर दिए और इसको रीअरेंज करोगे तो अल्फा का वैल्यू निकल के आता है 1 माइनस आई माइनस 1 डिवाइड बाय एन माइनस 1। और यहां से आप चाहोगे तो आई भी कैलकुलेट कर सकते हो, वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू में एन माइनस 1 और प्लस में 1। तो यहां से आप आई का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में यूज होगा, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पर देखिए जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट के लिए आई का वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ये अपने क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर अगर मैं आई कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, बताइए, यहां पर NaCl है, और जो NaCl होता है यहां पर देखिए बिफोर डिसोसिएशन, फार्मूला क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो अगर आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 2 होंगे, एक सोडियम प्लस Cl माइनस, और बिफोर 1, तो आई का वैल्यू इसके लिए कितना आएगा, NaCl के लिए 2। उसी तरीके से KCl के लिए कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, 2। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू में 2। और यहां पर K2SO4 है, इसको डिसोसिएट करोगे तो ये 2 प्लस के पोटेशियम का आयन और एक सल्फेट का आयन। तो आई आफ्टर डिसोसिएशन 3 बिफोर 1, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 3 आता है। तो यहां पर ये वांट ऑफ फैक्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो अब यहां पे वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन के लिए, अभी हम लोग डिसोसिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अगर पार्टिकल एसोसिएट हो तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे कि एस्टिक एसिड होता है वो एसोसिएशन दिखाता है सॉल्यूशन में। ओके, तो यहां पर अपना जैसे कि ये अपना पार्टिकल है,
n नंबर ऑफ ए था, आफ्टर द रिएक्शन यहां पर n a में एसोसिएट हो गया n पार्टिकल में। तो इनिशियल में अगर 1 था तो ये इनिशियल में 0 था, आफ्टर द टाइम क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये कितना हो जाएगा अल्फा माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे अल्फा क्या है अभी बताया इसके बारे में। और अगर आपका इसको वैल्यू निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, आई का वैल्यू क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल पार्टिकल यहां पर कितने हो जाएंगे, इसको जोड़ दीजिए, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल इसको पूरे को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा अपना 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई एन। तो यहां पे टोटल डिवाइड बाय इनिशियल में कितने थे, स्टार्टिंग में 1 था, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 थे तो 1, तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो यहां से ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा एसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन माइनस 1। अगर यहां से आप वांटा फैक्टर आई निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इस पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो अल्फा 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 और प्लस में 1। तो इस तरीके से आप वांटा फैक्टर आई का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये फार्मूला भी यूज होता है आई का कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मास के टर्म में बात करेंगे तो नॉर्मल मोलर मास में आप उसके एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्वांटम फैक्टर आई आ जाएगा, या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैलकुलेटेड वाले से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्वांटम फैक्टर आई आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला फार्मूला तो अभी देखे थे, ठीक, कि आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो ये वाला फार्मूला यूज होता है, इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन कहां पे आया है उसको देखेंगे। सो फॉर एसोसिएशन के लिए ध्यान रखना है कि जो आई का वैल्यू होता है लेस देन 1 होता है, डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या होता है मोर देन 1 होता है। ठीक, अभी हम लोग देखे थे कि इफ देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो आई का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ध्यान रखना है जहां पे एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा है तो आई का वैल्यू 1 होगा। ठीक, क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन 1 डिवाइड बाय 1 1 ही आएगा। क्वांटा फैक्टर आई कैन देयरफॉर कैलकुलेटेड, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आई। अब यहां पर देखो, अब हम लोग क्वांटा फैक्टर के टर्म में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे तो सभी टर्म में आपको क्या करना है, यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाएगा, पीछे अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, वो पानी में डिसोसिएट नहीं होते। यहां पर अगर इलेक्ट्रोलाइट है पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जा रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है। सभी फार्मूले में आपको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा उसके फार्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फार्मूला होगा उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो क्वांटा फैक्टर से, इसी तरीके से इसमें भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अल्फा इक्वल टू में ICRT हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बहुत ही यूजफुल है, सारे फार्मूले आपको नोट करके रखना है क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब जैसे कि आपके नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इसको ट्राई कीजिए आप लोग। तो क्या बोल रहा है पहले पढ़िए क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बोल रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। तो देखिए हमको फार्मूला पता है डेल्टा टीवी इक्वल टू में क्या होता है आई इंटू में एम इंटू में के बी होता है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे कि जो अपना मोलैलिटी है वो मोलैलिटी के इक्वल है। तो सब में हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर जिसमें आई इंटू एम का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा उसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कैलकुलेट करते हैं सब में। तो इस केस में अगर आई का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, आई का वैल्यू यहां पर 2 केटायन और 1 एनायन, तो आई का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। इसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए 1 होगा। यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यहां पर ये अपना इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं आई इंटू एम, तो कितना हो जाएगा आई का वैल्यू कितना है, इसका एम का वैल्यू कितना है 0.0.0
0.01 इंटू में 3, यहां पे निकालेंगे ये कितना आ जाएगा 0.03। यहां पे निकालते हैं आई इंटू एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना है 1 है, और इसका ये वैल्यू अपना दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन का 0.015, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा 0.015 आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं आई इंटू एम इसके लिए, तो आई का वैल्यू 1 है, ठीक, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.01 आ जाएगा। उसी तरीके इसके लिए कैलकुलेट करेंगे आई इंटू एम, तो कितना आ जाएगा 0.01 इंटू में 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है कौन सा है, पहला वाला है 0.03, तो इस तरीके से पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर आ जाइए अगले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया भी था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है, मतलब जिसका डेल्टा टीवी का वैल्यू छोटा होगा उसके लिए आपका क्या होगा, आई इंटू एम का वैल्यू छोटा होगा, या ये बोलिए कि आई इंटू एम का वैल्यू जिसका छोटा होगा उसका डेल्टा टीवी का वैल्यू भी क्या आएगा, छोटा आएगा, सबसे छोटा आएगा। तो यहां पर देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे तो सबके लिए आई का जो वैल्यू है इसके लिए 2 होगा, इसके लिए भी आई का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, इसके लिए भी आई का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, और इसके लिए भी आई का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो सभी में आई का वैल्यू क्या है, सेम है, वन टॉप फैक्टर क्या है, सब में सेम है। तो जो वैल्यू होगा डिपेंड करेगा एम पे, तो जिसका एम का वैल्यू सबसे छोटा होगा वो अपना सबसे लोवेस्ट दिखाएगा, उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये वैल्यू छोटा है तो ये अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर, ठीक है, एज इसमें, जितना इसमें है उसमें कंपेयर करना है किसमें इक्वल होगा वन टॉप फैक्टर का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल इसमें आई का वैल्यू कितना आएगा, यहां पर 2 अल्युमिनियम हो गए और 3 सल्फेट होंगे, तो आई का वैल्यू 5 आएगा। उसी तरीके इसमें काउंट करेंगे तो इसमें 4 पोटेशियम आयन और एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल इसमें आयंस कितने मिलेंगे 5, तो आई का वैल्यू इसमें भी क्या होगा 5 होगा। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बाकी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में रख देते हैं, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को जो भी बताया गया सब क्लियर होगा, सब समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।